नमस्कार। आज 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो आज हम इसी अहम विषय पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक लेख है जो इस दिन के इतिहास, इसके महत्व और दुनिया भर में खासकर बालिकाओं की स्थिति पर काफी विस्तार से बात करता है। बिल्कुल। और इस लेख के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खास दिन को मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र की क्या सोच थी, और आज भी मतलब इतने साल बाद भी ये दिन कितना प्रासंगिक है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस लेख से वो गहरी बातें निकालें जो हमें सोचने पर मजबूर करें। ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्विक स्तर पर और खास तौर पर भारत के संदर्भ में बालिकाओं के सशक्तिकरण का असल मतलब क्या है, जैसा ये स्रोत बताता है। और ये सवाल भी उठता है कि जो प्रगति हुई है, क्या वो सिर्फ कानूनों और योजनाओं तक ही है, या समाज की सोच में भी गहरे बदलाव की जरूरत है। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये लेख हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल, इस लेख के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? मतलब विश्व स्तर पर ऐसी कौन सी चुनौतियां थीं या हैं भी जिनका सामना लड़कियों को करना पड़ता है? देखिए, लेख ये बात तो बहुत साफ करता है कि ये दिन किसी उत्सव के लिए नहीं है। ये एक गंभीर सच्चाई को सामने लाने के लिए शुरू किया गया था। स्रोत के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों में विडंबना देखिए, आज भी करोड़ों लड़कियां अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं। और ये सिर्फ किसी एक देश या क्षेत्र की बात नहीं है। ये एक एक तरह का वैश्विक पैटर्न है। अच्छा, और ये चुनौतियां हैं किस तरह की? क्या लेख कुछ खास उदाहरण देता है? हाँ हाँ, लेख कई पहलुओं पर बात करता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो है शिक्षा का अधिकार। स्रोत बताता है कि बहुत से समाजों में आज भी लड़कों की पढ़ाई को ज्यादा अहमियत दी जाती है। लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय घरेलू कामों में लगा दिया जाता है, या फिर कम उम्र में शादी। ये सिर्फ अवसर की असमानता नहीं है, ये उनके पूरे भविष्य को, उनकी संभावनाओं को सीमित कर देता है। और स्वास्थ्य का मुद्दा भी तो अक्सर जुड़ा होता है इससे, है ना? निश्चित रूप से लेख में स्वास्थ्य और पोषण में भेदभाव का भी जिक्र है। साफ तौर पर कई जगहों पर लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम पोषण मिलता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच कम होती है, खासकर क्या कहते हैं, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के मामलों में। इसके अलावा स्रोत बाल विवाह को एक बहुत बड़ी चुनौती मानता है, बहुत बड़ी। ये न सिर्फ उनका बचपन छीनता है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य के गंभीर खतरों जैसे कम उम्र में मां बनना और हिंसा के प्रति ज्यादा ज्यादा असुरक्षित बना देता है। लेख में इस बात का भी जिक्र था कि कई समाजों में बेटियों को एक तरह से आर्थिक बोझ समझा जाता है। ये सोच कैसे प्रभावित करती है? हाँ, ये मानसिकता ये बहुत गहरी बैठी हुई है, और इसके परिणाम भी उतने ही गंभीर होते हैं। स्रोत के अनुसार जब बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो उनके जन्म से पहले या बाद में ही उनके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। आप देखिए, लिंग चयन से लेकर उनकी परवरिश में लापरवाही तक, उन्हें संपत्ति का वारिस नहीं मानते, उनके कौशल विकास में पैसा नहीं लगाते। ये सोच न सिर्फ अन्याय है, बल्कि समाज की आधी आबादी की जो क्षमता है उसको पूरी तरह नजरअंदाज करती है। तो इन्हीं सब बड़ी और जटिल चुनौतियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने फिर ये कदम उठाया? हाँ बिल्कुल। लेख यही बताता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया। मकसद साफ था, इन चुनौतियों पर दुनिया का ध्यान खींचना, बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनके सशक्तिकरण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को प्रेरित करना। ये एक तरह से दुनिया को याद दिलाने का दिन है कि लड़कियां पीछे क्यों छूट रही हैं और इसे बदलने के लिए क्या करना जरूरी है। ठोस कार्रवाई का आह्वान भी करता है। तो फिर केंद्रीय संदेश क्या निकलता है इस सबसे? बिल्कुल। स्रोत का केंद्रीय संदेश बहुत शक्तिशाली है। वो ये कि बालिकाओं में निवेश करना सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए फायदेमंद है। जब लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, स्वस्थ होती हैं, सुरक्षित होती हैं और उन्हें बराबर के मौके मिलते हैं, तो वो बदलाव लाती हैं, वो चेंज एजेंट्स बनती हैं। वे गरीबी कम करने, स्वास्थ्य सुधारने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये विकास और मानवाधिकार का मुद्दा है। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। अच्छा, अब अगर हम भारत की तरफ देखें तो लेख यहाँ की स्थिति के बारे में क्या बताता है? ये वैश्विक तस्वीर से अलग है या वैसी ही है? लेख भारत के संदर्भ में एक मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। स्रोत बताता है कि ऐतिहासिक रूप से भारत में भी पितृसत्तात्मक समाज ही रहा है, जहां बालिकाओं को अक्सर दोयम दर्जे का ही समझा गया है।
शिक्षा हो, संपत्ति का अधिकार हो या फिर फैसले लेने की आज़ादी, इन सब मामलों में उन्हें काफ़ी पीछे रखा गया था। सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और कुछ इलाकों में कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं काफ़ी गंभीर थीं और सच कहूं तो कहीं कहीं आज भी हैं। लेकिन स्रोत ये भी मानता है कि पिछले कुछ दशकों में काफी कुछ बदला भी है ना? हाँ बिल्कुल, और ये मानना ज़रूरी भी है। लेख सकारात्मक बदलावों को भी दिखाता है। इसमें कानूनी सुधारों, सामाजिक जागरूकता अभियानों और सरकारी पहलों की भूमिका को माना गया है। खास तौर पर स्रोत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का जिक्र करता है। लेख ये बताता है कि इस तरह की पहलों ने न सिर्फ लड़कियों के स्कूल में दाखिले को बढ़ाने में मदद की है, बल्कि समाज में बेटियों के महत्व को लेकर एक बातचीत भी शुरू की है, एक संवाद शुरू हुआ है। क्या लेख इस योजना के असर के कुछ खास उदाहरण देता है या ये बताता है कि जमीनी स्तर पर क्या फर्क पड़ा है? लेख सीधे तौर पर बहुत ज्यादा आंकड़े या केस स्टडी तो नहीं देता, लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि इन योजनाओं ने लिंगानुपात में सुधार लाने में, स्कूलों में लड़कियों की हाजिरी बढ़ाने में और लोगों की सोच बदलने में एक उत्प्रेरक का काम किया है। ये बताता है कि अब समाज के एक बड़े हिस्से में ये समझ बढ़ रही है कि बेटियां भी बेटों की तरह परिवार और समाज के लिए संपत्ति हो सकती हैं। हालांकि स्रोत ये संकेत भी देता है कि इन योजनाओं का जो असर है या उनका जो क्रियान्वयन है वो हर जगह एक जैसा नहीं है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और इन बदलावों का नतीजा क्या रहा है? क्या आज हम भारतीय बालिकाओं को अलग अलग भूमिकाओं में देख रहे हैं? निश्चित रूप से। लेख इस बात पर काफी जोर देता है। आज भारत में लड़कियां उन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं जहां पहले उनकी मौजूदगी न के बराबर थी। स्रोत खेल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित यानी स्टेम, कला, साहित्य, राजनीति और यहां तक कि सेना का भी जिक्र करता है। यह दिखाता है कि जब अवसर मिलते हैं तो लड़कियां किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। पूरी तरह से। लेख इसे बदलते भारत की एक महत्वपूर्ण निशानी मानता है। ये तो सच में काफी उत्साहजनक है, लेकिन क्या स्रोत सिर्फ उपलब्धियों पर ही ध्यान देता है या वो चुनौतियों का भी जिक्र करता है? नहीं, लेख संतुलन बनाए रखता है। वो उपलब्धियों को मानता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल। स्रोत के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच अभी भी काफी असमानता है। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लड़कियों के खिलाफ हिंसा, खासकर सार्वजनिक जगहों पर और घरों के अंदर भी, ये एक गंभीर चिंता है। डिजिटल डिवाइड का भी जिक्र है, जहां लड़कियों की पहुंच टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तक लड़कों के मुकाबले कम है, जो उन्हें भविष्य के मौकों से वंचित कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रगति तो हुई है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। ये एक जरूरी बात है। चलिए अब वापस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के जो मूल उद्देश्य हैं उन पर आते हैं। लेख इसके किन खास मकसदों को सामने रखता है। स्रोत कुछ बहुत ही स्पष्ट और ठोस उद्देश्य बताता है। पहला और सबसे बुनियादी है बालिकाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर देना, बराबर के मौके, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर अपना करियर चुनने की आज़ादी हो। मतलब साफ है कि उन्हें वो सभी मौके मिलने चाहिए जो लड़कों को मिलते हैं स्वाभाविक रूप से। और दूसरा उद्देश्य शायद सामाजिक बुराइयों से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। दूसरा बड़ा मकसद है उन हानिकारक सामाजिक रिवाजों को खत्म करना जो खास तौर पर लड़कियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें बाल विवाह, जबरन विवाह, लिंग आधारित हिंसा और महिला जन्नांग विकृति FGM जैसी प्रथाएं शामिल हैं, जिनका जिक्र स्रोत करता है। लेख इन्हें न सिर्फ मानव अधिकारों का उल्लंघन मानता है, बल्कि लड़कियों के विकास में बहुत बड़ी रुकावट भी मानता है। तीसरा उद्देश्य, जैसा हमने पहले भी बात की, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। सही कहा आपने। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को मजबूत करना। स्रोत इसे सशक्तिकरण की चाबी मानता है। अच्छी शिक्षा तक पहुंच, स्कूल का सुरक्षित माहौल और पूरी स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और पोषण भी शामिल हैं, ये सब लड़कियों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि पढ़ी लिखी और स्वस्थ लड़कियां बेहतर फैसले लेती हैं और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। और जो आखिरी उद्देश्य है वो समाज में उनकी स्थिति और सुरक्षा से जुड़ा है। एकदम। चौथा और शायद सबसे व्यापक उद्देश्य है समाज में बेटियों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल बनाना। इसका मतलब है भेदभाव करने वाले कानूनों और नीतियों को बदलना, पुरानी दकियानूसी सोच को चुनौती देना और उन्हें हर तरह की हिंसा और शोषण से बचाना।
लेख के अनुसार जब तक लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और समाज उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देगा, तब तक असल प्रगति मुमकिन नहीं है। ये उद्देश्य सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन इनका व्यवहारिक महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ लक्ष्य हैं जो कागजों पर लिख दिए गए हैं? नहीं, लेख इन्हें सिर्फ कागजी लक्ष्यों की तरह नहीं देखता। स्रोत ये तर्क देता है कि इन मकसदों को हासिल करना किसी एक समूह के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जरूरी है। इनका महत्व बहुत गहरा है। आप सोचिए, जब लड़कियों को बराबर के मौके मिलते हैं तो वर्कफोर्स में विविधता आती है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जब बाल विवाह रुकता है तो मां और बच्चे की मृत्यु दर कम होती है। जब लड़कियां पढ़ती लिखती हैं तो वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देती हैं। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार होता है। तो ये सारे उद्देश्य आपस में जुड़े हुए हैं और समाज की पूरी प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि लड़कियों में क्षमता की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ अवसर और सहयोग की है। बिल्कुल, ये लेख का एक मुख्य सूत्र है। स्रोत बार बार ये कहता है कि लड़कियों को बेचारी या कमजोर समझने की बजाय उनकी क्षमता, उनके लचीलेपन और उनकी महत्वाकांक्षाओं को पहचानने की जरूरत है। उन्हें बस एक मददगार माहौल चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए और बराबरी के मौके चाहिए। समाज, परिवार और संस्थानों को मिलकर ये पक्का करना होगा कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए पंख मिले, न कि उनके पैरों में बेड़ियां डाली जाएं। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हमें मुख्य सीख को कुछ शब्दों में समेटना हो? सार यही है, जैसा कि स्रोत बार बार कहता है, कि बालिकाएं वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। उनमें निवेश करना सबसे समझदारी का निवेश है। जब हम बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समान अवसर देते हैं तो हम सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया बनाते हैं। उनका सशक्तिकरण केवल उनका अधिकार ही नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक प्रगति की शर्त है। और लेख की वो आखिरी पंक्ति जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, वो सच में बहुत गहरी है। बेटी है तो भविष्य है, और बेटी है तो समाज और देश का अस्तित्व है। ये अपने आप में ही सब कुछ कह देती है। निश्चित रूप से ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि बेटियों का महत्व सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे सामूहिक अस्तित्व और हमारी निरंतरता के लिए बुनियादी है। ये एक बहुत शक्तिशाली अनुस्मारक है। इस विचार उत्तेजक चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी, जो इस लेख के दायरे से शायद थोड़ा आगे जाता है, लेकिन इसी की नींव पर खड़ा है। जी जरूर पूछिए। लेख अवसर, सुरक्षा और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर बहुत जोर देता है, और ये बेशक बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सभी जरूरतें पूरी हो भी जाएं, मान लीजिए कानून बन गए, योजनाएं लागू हो गईं, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच भी हो गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि वास्तविक लैंगिक समानता हासिल हो गई है? समाज में, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में, हमारी उम्मीदों में ऐसी कौन सी बारीक अलिखित धारणाएं या पूर्वाग्रह अब भी मौजूद हो सकते हैं जो लड़कियों और महिलाओं को पीछे खींचते हैं, भले ही कागज पर सब कुछ बराबर नजर आता हो? वास्तविक बराबरी के मायने शायद इन दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए जरूरी है।